हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं पाठचर्या का आधार। पाठचर्या का निर्माण के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण किया जाता है, तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे। जैसे दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक आधार, है ना। उसके बाद जो है आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार। तो इन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का नोट्स आप लोग को मिले, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग को जो है अच्छे नोट्स प्रोवाइड हो। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं पाठचर्या का आधार। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, पाठचर्या के आधारों का विस्तार पूर्वक चर्चा करें या दार्शनिक आधारों का विस्तार पूर्वक चर्चा करें। ठीक है, तो पाठचर्या निर्माण का जो आधार होता है तो वो हम बता भी किए। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, दार्शनिक आधार पढ़ेंगे, सामाजिक आधार पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक आधार पढ़ेंगे, वैज्ञानिक आधार पढ़ेंगे, आर्थिक आधार पढ़ेंगे और राजनीतिक आधार। इन सभी को जो है चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम लोग देख देते हैं पाठचर्या के आधार में। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा का अद्वितीय महत्व है। मानव जीवन में जो है शिक्षा क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के बिना मानव का अस्तित्व नहीं। शिक्षा के अभाव में केवल वह प्राणी रह जाते हैं, इंसान नहीं बन पाते हैं। मतलब जिस व्यक्ति में शिक्षा नहीं होती है वो केवल क्या रह जाते हैं, एक प्राणी बन जाते हैं और उसमें जो है वो इंसान नहीं बन पाते हैं। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करके ही मानव एक सामाजिक प्राणी बनता है, जहां बालक समाज के द्वारा ही शिक्षा व्यवस्था होती है। पाठ्यक्रम का समाज एवं व्यक्ति के साथ संबंधित होना स्वाभाविक होता है तथा समाज विद्यालय से यह अपेक्षा करते हैं कि विद्यालय न केवल संस्कृति का संरक्षण करे बल्कि संस्कृति की बातों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित भी करे। मतलब विद्यालय में जो है क्या कही जाती है, शिक्षा दी जाती है, जहाँ जो है समाज विद्यालय से अपेक्षा करती है कि वो जो भी शिक्षा दे तो वो जो है एक संस्कृति के रूप में होना चाहिए और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो जो है हस्तांतरित होते रहना चाहिए। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम व्यक्ति के एवं समाज की प्रकृति के साथ साथ विद्यालयों में अंत्य वस्तुओं अनुभवों को भी ध्यान देना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम इस तरह बनाना चाहिए ताकि समाज के साथ साथ जो है उनके विद्यालय के अंत्य वस्तुओं अनुभवों को भी ध्यान में आवश्यक रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार पाठ्यक्रम के मुख्य आधार समाज, व्यक्ति एवं संस्कृति है। इस प्रकार जो है पाठ्यक्रम का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, समाज, व्यक्ति और संस्कृति होना चाहिए, जिन्हें पाठ्यक्रम का आधार कहा जाता है। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, जहाँ जो है व्यक्ति द्वारा जो है समाज का निर्माण होता है और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार जो है समाज, व्यक्ति और संस्कृति एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से गहरा संबंध रखता है। ठीक है, लेकिन अध्ययन में की सुविधा के आधार पर हम निम्न रूपों में विभाजित किया जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पाठचर्या के आधार को हम लोग निम्न रूपों में जो अध्ययन के अनुसार इसको विभाजित कर दिए। पहला हो गया दार्शनिक आधार, दूसरा सामाजिक आधार, तीसरा मनोवैज्ञानिक आधार, चौथा वैज्ञानिक आधार, पांचवा आर्थिक आधार और छठा में हो गया राजनीतिक आधार। इस छह को जो है हम लोग पाठचर्या के आधार में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसी में दार्शनिक आधार में हम लोग देखते हैं दार्शनिक आधार में कौन कौन पढ़ना है। एक पढ़ना आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ठीक है, फिर यथार्थवाद और अस्तित्ववाद, है ना। ये जो है दार्शनिक आधार के जो है पांच को हम लोग को पढ़ना है ना। पांच जो है इसमें आधार थे, तो कौन कौन, आदर्शवाद हो गया, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। आदर्शवाद के जनक है प्लेटो, है ना। प्रकृतिवाद के जनक है डेमोक्रिटस, प्रयोजनवाद के जनक है चार्ल्स सेंटर्स पियर्स, यथार्थवाद के जनक है अरस्तु और अस्तित्ववाद के जनक है सारन कीरकेगार्ड, है ना। ये जो है अस्तित्ववाद के जनक है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए पाठचर्या के आधार को जो है हम लोग कौन कौन आधार देखिए। इसमें देखिए दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक आधार, आर्थिक आधार और राजनीतिक आधार। इन सबों को जो हम लोग अच्छे से आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, दार्शनिक आधार, दर्शन शास्त्र के जनक एच टी जॉनसन को कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम में दर्शन शास्त्र के जीवन के आधारभूत समस्याओं के समाधान हेतु अध्ययन किया था। मतलब यहाँ पे जो है दर्शन शास्त्र आधार के जो है जनक किसे कहते हैं, एच टी जॉनसन को कहा जाता है, और जिन्होंने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम में जो है दर्शन शास्त्र के जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके समाधान हेतु अध्ययन विषय को दिया गया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम आधार का मुख्य आधार है। पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यक्रम बदलता रहता है। बालक को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाया जाए, जो व्यक्ति व समाज के दार्शनिक मान्यता के अनुरूप ही बनाया जाता है। मतलब बालकों को जो है क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, ये जो है हम लोग किसके अनुसार करते हैं, दर्शन के अनुसार ही जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, महान दार्शनिक प्लेटो ने कहानियों का न पढ़कर बल्कि वो छात्रों को सत्य और केवल सत्य से परिचित कराया। महान वैज्ञानिक जिन्होंने प्लेटो जो थे वो क्या किया था, कहानियों को न पढ़कर जो है केवल छात्रों को सत्य और केवल सत्य से परिचित किया। जबकि महान शिक्षा शास्त्री मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने कहानियों का उपयोग बताया। भारतीय शिक्षा शास्त्री प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन बेकार
बेकार, जबकि आर्य समाजशास्त्री इसका अध्ययन को अनिवार्य मानते थे। मतलब कुछ जो है शिक्षा शास्त्री इनको जो है कहानी को अच्छा मानते थे और कुछ जो है इनको क्या मानते थे, बकवास मानते थे। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार सबों के मत में भिन्नता पाई गई, इसलिए पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मेरुदंड या दर्शन ही है। इस प्रकार जो है सभी के जो है शिक्षा शास्त्रियों में क्या कही, दर्शनों में जो भिन्नता पाई गई। ठीक है, इस प्रकार दर्शन जो है पाठ्यक्रम के आधार का क्या है, एक मेरुदंड है यानी आधार है। ठीक है, दर्शन शास्त्र न केवल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम के निर्धारण करता है बल्कि उन्हें पाठ्य विषयों को भी जोड़ता है। जैसे समाज में विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य विषयों में वृद्धि किया जाता है। मतलब जो है मतलब पाठ्यचर्या पाठ के निर्माण में किन किन विषयों को जोड़ना है, तो उनमें जो है किसी प्रकार की क्या कहती है, वृद्धि भी किया जा सकता है। ठीक है, आज के आधुनिक वाद में मानवीय की अपेक्षा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण को भी विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, अतः बिना दर्शन के पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए दर्शन शास्त्र को पाठ्यक्रम का मेरुदंड भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र को पाठ्यक्रम निर्माण का क्या कहता है, मेरुदंड कहता है, क्योंकि बिना दर्शन के द्वारा जो है पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दार्शनिक आधार पर प्रमुख विचारधाराएं निम्न थी। दार्शनिक आधार की प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन थी, तो पहला हम लोग देखेंगे आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो मुख्य दो शब्दों आइडिया तथा इज्म शब्द से बना हुआ है। अर्थात आइडिया प्लस इज्म बराबर आइडियलिज्म। आइडिया मतलब विचार, इज्म मतलब वाद, विचारवाद, इसलिए आदर्शवाद को विचारवाद भी कहा जाता है। जबकि वर्तमान समय में यह प्रत्ययवाद, विचारवाद, आदर्शवाद, अध्यात्मवाद कहा जाता है। आदर्शवाद की उत्पत्ति प्लेटो की विचारधारा सिद्धांत से हुई है। मतलब आदर्शवाद की जो उत्पत्ति हुई थी प्लेटो की विचारधारा के सिद्धांत से हुई थी, इसलिए प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। इसलिए प्लेटो को आदर्शवाद का क्या कहा था, जनक कहा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं आदर्शवाद सबसे प्राचीन विचारधारा है जो आध्यात्मिक विचारों व आदर्शों पर बल देती है। इसमें वस्तुओं की अपेक्षा विचारों पर अधिक बल देता है। इसमें जो है आदर्शवाद में क्या था, आदर्शवाद में वस्तुओं की अपेक्षा उनके आदर्शों पर ज़्यादा मानते हैं। इनका मानना है कि भौतिक जगत तो खत्म हो जाता है, भौतिक जगत असत्य तथा भ्रम है, क्योंकि ये जल्दी ही समाप्त हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक विचारों को ख़त्म कभी नहीं किया सकता है। ये जो प्लेटो कहते थे कि भौतिक जगत में जितने भी वस्तुएं हैं सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ जो है वो क्या नहीं है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य है कि मानव अपने जीवन को समझे तथा पूर्ण जीवन जीने का आदर्श प्राप्त करना है। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में साहित्य, कला, संगीत, भाषाएं, भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा गणित विषयों को जोड़ा जाए ताकि उनके आदर्शों एवं विचारों का विकास होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इन चीज़ों को जो है आदर्शवाद में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें प्रोफेसर हार्न आदर्शवादी कहते हैं कि पाठ्यक्रम में कला, विज्ञान तथा व्यवसाय को भी जोड़ना चाहिए, जिससे व्यक्ति का चरम विकास भी आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है। मतलब प्रोफेसर हार्न जो कहते हैं कि आदर्शवाद में जो है पाठ्यक्रम में कला के साथ साथ जो है विज्ञान के साथ साथ व्यवसाय को भी जोड़ना चाहिए, ताकि बालकों का जो है एक अंतिम समय तक भी जो है उनका क्या हो जाए, विकास हो जाए। ठीक है, जबकि रॉस महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम का आधार ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का विकास है। ठीक है, रॉस महोदय जो है क्या कहता है, आदर्शवाद में जो है पाठ्यक्रम का आधार को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का विकास भी मानते थे। ठीक है, अतः आदर्शवादी विचारों को उत्पन्न करने के लिए पाठ्यक्रम में भाषा, सामाजिक विषय, साहित्य, गणित, विज्ञान, कविता, संगीत, कला, शिल्पकला, कताई, बुनाई आदि को पाठ्यक्रम में स्थान देने पर बल दिया गया। इस प्रकार जो है हम लोग देखिए कि आदर्शवादी विचारों में जो है इन सभी जो है विचारों को जो है आदर्शवाद में क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो आदर्शवाद में हम लोग देख लिए, आदर्शवादी को हम लोग समझ गए, आदर्शवाद में जो है इन विषयों को जो है क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में हम लोग देखते हैं कि प्रकृतिवाद के जनक हैं डेमोक्रेट्स को कहा जाता है, जो एक अप्रकृति विचारधारा के थे, जिन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। मतलब प्रकृतिवाद के जनक कौन थे, डेमोक्रेट्स थे। उन्होंने जो है ये कहा कि प्रत्येक वस्तु जो होता है वो क्या होता है कि प्रकृति से उत्पन्न होता है, जो फिर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। प्रकृतिवाद की विचारधारा बालकों के व्यक्तित्वता पर बल देती है, जहां बालकों की शिक्षा एक प्राकृतिक वातावरण में देनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में पाठ्यक्रम में व्यायाम, खेलकूद, तैरना, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये जो है सभी चीज़ें जो है प्राकृतिक विज्ञान में जो है क्या किया गया था, दिया गया था। अतः प्राकृतिकवाद में पाठ्यक्रम में सभी क्रियाओं का समावेश किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिया प्रकृतिवाद के जनक कौन थे, डेमोक्रेट्स थे। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं प्रयोजनवाद। अंग्रेजी शब्द के
ग्रामाटिज्म का रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रग्मा शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है किया गया कार्य, व्यवसाय या प्रभावी कार्य। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद का अन्य नाम प्रयोगवाद, व्यवहारवाद आदि रखा गया है। प्रयोजनवाद के जनक चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, ठीक है, जो अमेरिका के थे, जिन्होंने प्रयोजनवाद के आधुनिक रूप को जन्म दिया। लेकिन पियर्स के कार्य को विलियम जेम्स ने और अधिक बढ़ाया, इसलिए अनेक लोग विलियम जेम्स को ही प्रयोजनवाद का जनक दाता मानते हैं। मतलब जो है अमेरिका में जो सबसे पहले जो है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने जो है प्रयोजनवाद को जो है क्या किया था, जन्म किया था। लेकिन उनके कार्य को जो विलियम जेम्स ने भी देखा था, आगे बढ़ाया था, तो बहुत अधिक लोग जो है इनको क्या करते हैं, प्रयोजनवाद के जनक विलियम जेम्स को भी मानते हैं। लेकिन प्रयोजनवाद के मेन जनक कौन होगा, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसमें बालकों की शिक्षा का केंद्र उपयोगिता के सिद्धांत पर कार्य करते थे, जहां प्रयोगवादी पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की अभिरुचियों के अनुसार ही करते थे। वह पाठ्यक्रम का आधार जिज्ञासा, रचनात्मक अभिरुचि, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि का आदान प्रदान कर पाठ्यक्रम का निर्माण करते थे, जिससे वह भावी जीवन में सफलतापूर्वक व्यवस्थित हो सके। पाठ्यक्रम में कला, भाषा, गणित, कष्टकला, कताई, बुनाई, दुकानदारी, सामाजिक क्रियाओं, व्यवसायों पर बल दिया जाता है, जिससे एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण कर एक सामूहिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख लिए। ठीक है, तो हम लोग देख लिए। इसमें अगला हम लोग का चौथा अगला देखते हैं हम लोग यथार्थवाद, है ना। यथार्थवाद, रियलिज्म। यथार्थवाद अंग्रेजी शब्द के रियलिज्म से बना है। रियल शब्द ग्रीक भाषा के रिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वस्तु संबंधी। रियल प्लस इज्म, रियलिज्म, अर्थात यथार्थवाद के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इस प्रकार यथार्थवाद से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो उस वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है, जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। यथार्थवाद में जो है क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों की मदद से जो है एक प्रत्यक्ष रूप से जो है ज्ञान का अनुभव होता है। यथार्थवाद जीवन की यथार्थता में विश्वास रखता है। व्यक्ति जो कुछ देखता है, अनुभव करता है, वही ज्ञान सत्य होता है। ठीक है, यथार्थवाद में शिक्षा वास्तविक होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में उन्हीं क्रियाओं को स्थान दिया गया जिसमें वास्तविक जीवन में ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य है कि मनुष्य को मनुष्य बनाना, ना कि देवता। ठीक है, तो यथार्थवाद में हम लोग देखे रहे थे। पाठ्यक्रम को विस्तृत करके छात्रों को अपने अनुसार विषयों को चयनित करने हेतु कार्य स्वतंत्र हो। विद्यार्थियों को उन्हीं विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए जो उनके जीवन में उपयोगी हो। यथार्थवाद में भाषा, साहित्य, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल आदि विषयों को उनके जीवन की व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए यथार्थवाद जो होता है वो क्या होना चाहिए, ज्ञान जो होना चाहिए वो सत्य होना चाहिए। ठीक है, और बालकों के अनुसार जो है उनको चयनित करते हुए विषयों को जो है गहन अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अगले हम देखते हैं। अतः यथार्थवाद के पाठ्यक्रम में उन्हीं क्रियाओं को स्थान दिया जाता है जिनके द्वारा वास्तविक जीवन में ज्ञान प्राप्त हो सके। तो हम लोग देख लिए यथार्थवाद के जनक कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट है इसमें अस्तित्ववाद। ठीक है, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक सारन कीरकेगार्ड थे। ठीक है, तो अस्तित्ववाद के जनक कौन थे, सारन कीरकेगार्ड थे, जिन्होंने अस्तित्ववाद विचारक मानते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख है। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिन्हें अपनी क्रियाओं एवं सफलताओं का स्वयं ही निर्णय कर सके। अस्तित्ववाद विद्यार्थियों को शिक्षा दर्शन के विषय में स्वतंत्र चुनाव पर बल देती है। इसमें जो होता है कि शिक्षा जो होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, शिक्षा जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। अतः अस्तित्ववाद पाठ्यक्रम का चयन छात्र द्वारा स्वयं अपनी आवश्यकताओं, योग्यता एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करने पर बल देती है। तो यहाँ हम लोग समझ गए दार्शनिक आधार, है ना। दार्शनिक आधार के हम लोग देखिए 5 गो, कौन कौन देखिए हम लोग दार्शनिक आधार के 5 गो देखिए। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद, ये जो है दार्शनिक आधार के जो है 5 जो है क्या थे, मूल तत्व थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सामाजिक आधार है, उसका दूसरा में देखेंगे हम लोग सामाजिक आधार। ठीक है, तो वो तो हम लोग देख लिए 5 गो दार्शनिक आधार के। अब हम लोग देखते सामाजिक आधार। पाठ्यक्रम में भी सामाजिक आधार पर बहुत अधिक बल दिया गया। पाठ्यक्रम में उन विषयों एवं क्रियाओं पर बल दिया गया जिससे छात्र में सामाजिकता की भावना का विकास कर सके। मतलब पाठ्यक्रम में जो है उन्हीं विषयों को जो है जोड़ा गया था जो जिससे बालकों का जो है सामाजिकता का क्या हो, उससे जो है सामाजिकता की भावना का विकास हो। इस पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र, भूगोल एवं नीति शास्त्र को भी स्थान दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक आधार पर पाठ्यक्रम को निम्न आधार बनाया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को
सामाजिकता का विकास किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति में क्या करना चाहिए, सामाजिकता की भावना का विकास हो सकता है। ठीक है। दूसरा में विद्यालय विषयों के अंतर्गत सभ्यता व संस्कृति के विकास को शामिल किया जाता है। तीसरा में समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर पाठ्यक्रम के स्वरूप में भी परिवर्तन होना चाहिए। और चौथा में हम लोग देखते हैं, चौथा में हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम के द्वारा सामाजिक सुधारकों के अंतर्गत समाज में फैली कुरीतियों को भी दूर किया जा सकता है। तो ये सामाजिक आधार था जिससे पाठ्यक्रमों का जो है निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। और हम लोग देखते हैं इस प्रकार सामाजिक आधार पर पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों में सामाजिक गुणवत्ता का विकास किया जा सकता है। ठीक है। तो हम लोग ये समझ के सामाजिक आधार जो होना चाहिए वो बालकों के जो है शिक्षा के द्वारा जो है पाठ्यचर्या में जो है उनको जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा में हम लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार में कौन कौन है। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार से तात्पर्य है कि शिक्षा के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, जहाँ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जैसे आवश्यकताओं, क्षमताओं, अभियोक्ताओं, अभिरुचियों, आकांक्षाओं, अनुभवों के द्वारा शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है। ठीक है। तो इसमें जो है इन चीज़ों को जो है क्या क्या पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। यानी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की रुचियों, स्वाभाविक प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं आदि के अनुसार होता है। इस प्रकार अनुभव आधारित पाठ्यक्रम भी मनोविज्ञान का ही देन है। अनुभव आधारित पाठ्यक्रम जो है किसका देन है, मनोविज्ञान का देन है। ठीक है। अब हम चौथा में देखते हैं वैज्ञानिक आधार। चौथा में हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक आधार कौन है। पाठ्यक्रम विषयों में वैज्ञानिक आधार पर अधिक महत्व दिया गया है, जहां आज विज्ञान के द्वारा बालकों का चौमुखी विकास किया जाता है। शिक्षा को विज्ञान केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए। हर्बर्ट सस्पेंसन ने पाठ्यक्रम को निम्नलिखित विषयों में समावेश किया गया है। ठीक है। इसमें कौन कौन विषयों को जोड़ा गया, शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान, भाषा गणित और विज्ञान, गृह शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक, इतिहास, अर्थशास्त्र, साहित्य, कला, कविता, संगीत आदि को जो है इसमें क्या किया गया है, मनोवैज्ञानिक आधार में जोड़ा गया है। ठीक है। इसी प्रकार विज्ञान शिक्षा को माध्यमिक स्तर तथा कोठारी आयोग भी प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करने की आवश्यकताएं है। विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का प्रारंभ स्वच्छता, स्वस्थ आदतों का निर्माण, अवलोकन क्षमता का विकास, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को जानकारी, हवा, पानी, मौसम, सूर्य, चंद्रमा आदि को भी इसमें क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 5 से 7 में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि पढ़ाने की बात कही गई थी एवं माध्यमिक स्तर पर उच्च शिक्षा दैनिक जीवन में विज्ञान एवं तकनीकों के उपयोग पर भी बल दिया गया था। प्राथमिक स्तर पर इन विषयों को जोड़ा गया था, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान की बात कही, जबकि माध्यमिक स्तर पर जो बात कही गई थी दैनिक जीवन में जो शिक्षा है विज्ञान और तकनीकी उच्च शिक्षा की बात देने की कही गई थी। ठीक है। इस प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों के ज्ञान के साथ साथ बालकों के वैज्ञानिक तथ्यों को भी विकसित करने पर बल अधिक देने के साथ ही पाठ्यक्रम का नया रूप करके उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षकों के लिए निर्माण किया गया। तो यहाँ हम लोग देखे थे वैज्ञानिक आधार। ठीक है। वैज्ञानिक आधार जो होता है पाठ्यक्रम निर्माण में जो है मुख्य आधार होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक आधार। ठीक है। आर्थिक आधार में देखेंगे समाज की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर शिक्षा की पाठचर्या को प्रभावित करती है। देश विदेश की शिक्षा की पाठचर्या पर विचार करने से यह स्पष्ट होती है कि आर्थिक दृष्टि में संपन्न देशों की शिक्षा की पाठचर्या विस्तृत होती है और तकनीकी एवं प्रशासनिक शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों की शिक्षा में ऐसी व्यवस्था करना संभव नहीं होता है, जो धन के अभाव में सामान्य शिक्षा की व्यवस्था भी पाठचर्या रूप में नहीं हो सकती। तो आर्थिक इस आधार पर जो है पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। और छठा लास्ट में देखते हैं हम लोग राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल बेसिस। वर्तमान समय में किसी भी देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है एवं उद्देश्य एवं पाठचर्या का राज्य द्वारा प्रभावित होता है। सामाजिक आधारों की तुलना में पाठचर्या राजनीतिक आधारों की पाठचर्या विस्तृत एवं लचीली होती है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मुद्दों एवं पाठचर्या को जोड़ा जाता है, जिससे शिक्षा बच्चों का अधिकार में समर्थन करता है। राजनीतिक आधार में बच्चों का जो उनका अधिकार के अनुसार जो है बालकों को जो है पाठचर्या में देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है पाठचर्या का आधार जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पाठचर्या के आधार में हम लोग देखें दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक आधार, आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार। फिर हम लोग जो दर्शन शास्त्र में देखे थे आदर्शवाद,
प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद को हम लोग दिखे। तो हम लोग जो है इसी तरह का जो है नए नए टॉपिक को जो है मेरे चैनल में दिया जाता है। तो उम्मीद तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग को जो अच्छे नोट्स प्रोवाइड होते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।